हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आप आज के इस सेशन के अंदर अगेन हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं अपना डिस्कशन बेस्ड ऑन मॉड्यूल ए, राइट। तो पिछले दिस इज आवर फिफ्थ सेशन बेस्ड ऑन मॉड्यूल ए। जैसे मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बार बार बताई है कि मॉड्यूल ए एंड बी दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो टुडे विल हैव लास्ट सेशन बेस्ड ऑन मॉड्यूल ए, देन आई विल कम अप विद क्वेश्चंस, Macmillan book questions for module A, then final revision for module A, then we'll have a mix or marathon also, right? तो आज के सेशन के अंदर हम लोग फिर से मॉड्यूल ए से रिलेटेड कुछ एरियाज, कुछ एस्पेक्ट जिनको यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो यूल गेट रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट वीडियोज ऑल्सो। एंड इसके अलावा कहीं ना कहीं डू शेयर दिस सेशन विद योर बैंकर्स, योर फ्रेंड्स, so those who are planning for CIB November December, or those who are going for CIB July 2024, right? So today we are going to practice these particular sessions, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक जिनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज रिस्क इन फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ ECGC and role of Exim and others these institutions, or we'll have some mixed question from other units also, right? So without any further delay we will start our today's discussion with very first question on your screen, guys. तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं? So, which of the following regulation deviate from the standard regulation to favor large exporters? So, जैसे ECGC की आपकी बहुत सारी पॉलिसीज हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसे एक्सपोर्टर्स आपका जिनका एनुअल प्रीमियम क्या है, 10 लाख या उससे ज्यादा है, ठीक है। सो those exporters who are generally paying more than 10 lakh rupees premium to ECGC in a financial year, तो उनके लिए कुछ आपका स्पेशल बेनिफिट्स आपके ECGC के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। सो दे जनरली कम्स अंडर, इनको किस कैटेगरी के अंदर या इनके लिए एक डेडिकेटेड स्कीम है, दैट इज जनरली नोन एज एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी, राइट। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन. So the export turnover policy is a variant of standard policy. It is part of standard policy only, ठीक है। Create for significant exporter who pay at least 10 lakh in premium annually. So large exporter can take advantages of this policy, like they have lower premium, streamlined process and bigger डिस्क्रिशनरी लिमिट, DL लिमिट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अमंग अदर एडवांटेजेस, ठीक है। तो अब देखो इसमें बाकी तो समझ में आते हैं, लाइक जैसे प्रीमियम इनका लोअर साइड पे होता है, ठीक है, उनका जो प्रोसेस है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम जैसे, और जैसे हमने डायमंड डॉलर अकाउंट्स पढ़ा था, डायमंड डॉलर्स जो भी डायमंड्स के बिजनेसेस हैं उनके लिए, हमने गोल्ड कार्ड स्कीम आपका पढ़ा था, ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट के अंदर। वैसे ही आपका ECGC के द्वारा आपका, ठीक है, उनको एक स्पेशल फैसिलिटी आपका दिया गया, ठीक है, जिसमें मतलब जो कहीं ना कहीं वाइल दे आर डूइंग एक्सपोर्ट, तो जब आपका इंश्योरेंस उनका हो रहा होता है तो दैट इज लाइक उनको प्रायोरिटी हम लोग दे रहे हैं बिकॉज दे आर वैल्यू कस्टमर, राइट। दूसरा, देर इज अ लिमिट कॉल्ड DL लिमिट, ठीक है। ECGC के द्वारा आपका DL लिमिट जो कि निर्धारित की गई है, ठीक है। सो दिस DL लिमिट इज डिसाइडेड बाय ECGC, जहां पे जनरली क्या होता है, लाइक it is the limit till that amount, without the prior approval from ECGC. Bank itself, they can provide the insurance or loan. Bank they generally provide credit or loans to those particular exporter. Let's say it is 10 crore for XYZ exporter, या XY for specific XYZ bank. तो अगर उनको किसी इंडिविजुअल एक्सपोर्टर को 10 करोड़ या उससे नीचे का लोन सैंक्शन करना होगा, so they do not need any further approval from ECGC, right? तो यहाँ पे this facility is also available for export turnover policy, which is part of your standard policy, right? चलो next one, guys. What could cause an exporter to experience an exchange loss in the context of exchange rate risk, ठीक है। So exchange rate risk to exporters, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे दो चीजें होती है, ठीक है। इट कैन बी इन अ केस ऑफ इंपोर्टर ऑल्सो, और ये आपका एक्सपोर्टर में भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सपोर्टर के केस में है आपका, ठीक है। सो व्हाट कुड कॉज एन एक्सपोर्टर टू एक्सपीरियंस एन एक्सचेंज रेट रिस्क। अब जैसे कोई एक्सपोर्टर है जो इंडिया से सामान एक्सपोर्ट कर रहा है, लेट्स से
देयर इज अ XYZ एक्सपोर्टर, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ, सो XYZ एक्सपोर्टर आपका हु इज एक्सपोर्टिंग थिंग्स टू यूएस, ठीक है, जैसे ये आपका एक एक्सपोर्ट एग्रीमेंट में आया, द वैल्यू इज सपोज दैट 10 मिलियन US डॉलर, ठीक है, सो एंड XYZ इज गोइंग टू एक्सपोर्ट टू ABC इन यूएस, ठीक है, ABC को आपका एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट मीन्स अब जैसे इसका जो पेमेंट है, अगर वो पेमेंट किस में है, डॉलर में वो रिसीव कर रहा है, ठीक है, सो लेट्स जैसे हमारे केस में आपका है, सो XYZ as a seller, as an exporter, he is going to receive payment in dollar. अब देखो क्या होगा इस सिचुएशन में, एक्सचेंज रेट रिस्क, हाउ exchange rate risk will impact this particular transaction. Suppose that he is going to receive these particular dollar after 3 months, ठीक है, 3 महीने के बाद उसको आपका आफ्टर दिस पोस्ट दिस शिपमेंट्स 3 months का डेट है आपका बिल का, एंड ही इज गोइंग टू रिसीव 10 मिलियन US डॉलर। अब इस दौरान अगर आपका जैसे डॉलर में पेमेंट होगी, सो इस डॉलर को उसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, रुपी में, ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी इज INR। अगर रुपी यहां पे बढ़ जाता है, ठीक है, सो देयर विल बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एक्सपोर्टर्स ओवरऑल ट्रांजेक्शन। कैसे, जैसे सपोज दैट एट द टाइम ऑफ डील द एक्सपोर्ट वाज $1 इक्वल टू 82.4050। अब ये तो आज का रेट था, जब ये आपका हुआ रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ एंड इट बिकम $1 इक्वल टू 80 पॉइंट सपोज दैट 4050, ठीक है, सो इन दिस केस जैसे रुपी को यहां पे स्ट्रेंथ मिली, डॉलर आपका वीक हुआ, सो दैट मींस दिस एक्सपोर्टर इज गोइंग मेक अ लॉस ऑफ ₹2 पर डॉलर, ठीक है, ₹2 आपका पर डॉलर पे इसका क्या होगा, नुकसान होगा, बिकॉज इवेंचुअली हैज टू कन्वर्ट दिस डॉलर इनटू INR। अब पहले उसको जहां पे ज्यादा डॉलर मिलते, अब मतलब $1 में जहां उसको 82 मिल रहा था, अब उसको मिलेगा 80 ओनली, सो $2 पर रुपी, सॉरी आपका ₹2 पर डॉलर का उसका क्या होगा, नुकसान। तो कहीं ना कहीं अब यही सिचुएशन उल्टी भी हो सकती है, ठीक है, कि जहां पे सिचुएशन आपका फ्लिप कर दो, आप 80 था ये 82 हो गया, सो दैट इज अ गेम सिचुएशन। तो इनके लिए जनरली हम लोग उनको ऐसे मोस्ट ऑफ केसेस में ओपन नहीं रखते हैं, ठीक है, सो जो एक्सपोर्टर्स आपके होते हैं दे जनरली एंटर इनटू डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, तो जहां पे वो पहले से उनको आपका प्रोटेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि वैल्यूज आपकी काफी बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, सो क्या होगा आपका strengthening of home currency compared to the competitors home currency, ठीक है, सो दिस इज मतलब पहला ही क्या है आपका करेक्ट है, ठीक है, सो जो आपका इंपोर्टर का करेंसी अगर स्ट्रांग हो रहा है और हमारा सॉरी उसका करेंसी वीक हो रहा है, हमारा करेंसी स्ट्रांग हो रहा है एक्सपोर्टर का करेंसी, सो दैट विल बी द इंपैक्ट, राइट, सो ऑप्शन ए शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर। आई होप कि सबको लॉजिकली ये बात समझ में आई होगी। अब यही केस आपका रिवर्स भी हो सकता है, इंपोर्ट के केस में भी आप उसको वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं, बट इन जनरल जब आपका रियल वर्ल्ड में ये ट्रेड होती है, सो एक्सपोर्टर्स आपका जो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हुए दे जनरली हैज देयर पोजीशन, ठीक है, क्योंकि उनको आगे की चीजें भी प्लान करनी होती है, लाइक इफ दे आर इंपोर्टिंग, जैसे उन्होंने एक सर्टेन प्राइस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका जो बैकग्राउंड का वर्क है ना, जैसे इंपोर्ट किया देन उसको इंडिया में सेल करेंगे, वो सारे मार्जिन आपके ऑलरेडी सेट होते हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो उस पर कुछ कॉस्ट है, और अगर आप उसको ओपन छोड़ देंगे देर आर सिचुएशन कि आपको फायदा भी हो सकता है, बट देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ऑल्सो, बट इन ओपन पोजीशन के साथ हम अपने बिजनेस को आपका रन नहीं कर सकते, राइट, सो दैट इज द वन। सो द डेंजर ऑफ अनफेवरेबल change in currency exchange rate that could lower the value of international commercial transaction is referred to exchange rate risk if certain conditions are fulfilled. Billing in a foreign currency of an exporter may result in a currency losses, जैसे मैंने आपको बताया। An exporter is exposed to a risk of currency fluctuations between home currency and the foreign currency in which invoices are denominated, जैसे हमारे केस में आपका US डॉलर के अंदर थे, when they invoice their goods or services in the foreign currency, right, तो अगर ऐसा है सिचुएशन है तो किस तरीके से वो लॉस मेकिंग हो सकता है उसको हमने यहाँ पे समझा। नेक्स्ट वन गाइस, व्हाट इज डिस्क्रिशनरी लिमिट DL लिमिट ऑफ ECGC, तो आई होप नाउ एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट दिस। हमारे दूसरे क्वेश्चन के साथ हमने DL लिमिट की आपका बात करी, ठीक है, सो दिस लिमिट इज DL लिमिट जनरली क्या है,
ईसीजीसी के द्वारा बैंक्स को दी गई कि अगर आप इस लेवल तक का लोन जा रहे हैं, ठीक है, जैसे सपोज दैट अप टू 10 करोड़ रुपीस तक का लोन अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेरे फर्दर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से पास कर सकते हैं, हमारा जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पर काम करेगा, ठीक है। बट हाँ, इफ दिस वैल्यू इंक्रीज दिस लेवल, तो यहाँ पे आपको प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। सो आप खुद से उसको अप्रूव नहीं कर सकते। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंस दैट अ बैंक कैन अलाउ विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम ईसीजीसी, ठीक है, आगे जाने की आपको जरूरत है ही नहीं, ठीक है। सो दैट इज द वन। सो ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दोबारा से समझ लीजिए, ठीक है। सो इसके लिए ना सर्टेन लिमिट्स भी आपकी हैं, ठीक है। आई किसी क्वेश्चन में वो जरूर आपको मिलेंगे कहां पे कितना कितना लिमिट है किस किस के लिए। द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग दैट अ बैंक कैन ऑफर टू एक्सपोर्टर्स without the first receiving ECGC consent is known as discretionary limit DL. Before distributing the loan, the bank must first receive approval from ECGC if the amount of finance exceed this, ठीक है। तभी आपका जैसे 10 करोड़ था, आपने 15 करोड़ का विदाउट अप्रूवल दिया है, so ECGC will not stand any guarantee for that particular one, right? So इसका मतलब ये हो गया, this is so that a bank may only provide an exporter with so much financing before having to go through the entire underwriting procedure as determined by the ECGC known as DL. This keep ECGC from being exposed to too much risk while enabling bank to approve smaller loan for more swiftly and easily, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि छोटे छोटे लोन के लिए भी आप ECGC के पास जा रहे बार बार, तो वो कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, तो इसलिए ये लिमिट्स आपका बनाए गए, ठीक है, जिनको डीएल लिमिट के नाम से जाना जाता है। अंडर द आईटी एनेबलर सर्विस सिंगल कस्टमर पॉलिसी, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ कवर प्रोवाइडेड, तो कितने परसेंट तक आपका होता है, इट इज 80%, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो एन 80% लेवल ऑफ कवरेज इज ऑफर्ड अंडर द आईटी एनेबल सर्विसेज सिंगल कस्टमर पॉलिसी। 80% of permitted loss limit on the buyer will be covered by the insurance provider according to this. In other words, the insurance company will compensate a buyer for 80% of aggregate for agreed coverage amount if they suffer of financial loss ड्यू टू द कस्टमर्स नॉन पेमेंट और डिफॉल्ट, ठीक है। तो जैसे कोई आईटी आपका सेलर है, किसी ने सॉफ्टवेयर बना के भेजा है, उसके केस में आपका, ठीक है, अगर 10 करोड़ का है तो 80%, दैट मींस 8 करोड़ तक वहां पे उसका कवरेज आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज कवर्ड बाय द कॉर्पोरेशन स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी, ठीक है। ये सारी ईसीजीसी की पॉलिसीज हैं और स्टैंडर्ड पॉलिसी सबसे ज्यादा आपका, क्योंकि उसी के फीचर्स आपके रहते हैं, ठीक है, और जो बहुत बार आपको एग्जामिनेशन में भी देखने के लिए मिलेंगे। सो चांसेस, अब क्या है क्वेश्चन आपका, रिस्क इज कवर्ड बाय द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन मींस ईसीजीसी स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी। आपका क्या होगा, changes in exchange rate and exporters failure other to the conditions of export contract, नहीं, this is not get covered in this, ठीक है, ये आपका इस वाले इसमें नहीं आएगा। conflict uprising, revaluation or other unrest in the country of buyers, country risk is covered under the small exporters policy, तो ये आपका this is true। Product losses or damages that ordinary insurance may cover, product losses or damages that ordinary insurance, it should be covered, ठीक है, so it should be covered। New import restrictions or cancellation of a valid import license, this no importers, no, so this should not covered under this particular one, conflict uprising this rest of the country, new import restrictions, cancellation of this, so it should be B or D, ठीक है, B or D is any option here, so I'll cross check this one because this also seems correct, I am little bit doubtful about this, ठीक है, तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। B और C आपका यहाँ पे लिखा, but I'll check this solution also, हाँ, ठीक है। So certain risks are falling under the political risk category are covered under the small exporter policy, ठीक है, by the corporation. These are dangerous including war, conflict, इसके अलावा revolutions और political unrest in the country.
Political risk, including those associated with the war, civil this. New import restrictions or cancellation of valid import license is also covered under the small export policy. Now see guys, ठीक है, देखो इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए. So what will be your correct answer? B. देखो these two are related to कंट्री रिस्क. ठीक है, ये दोनों क्या है, आपका कंट्री रिस्क है. ठीक है, स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी आपका कंट्री रिस्क हो. दिस इज प्रोडक्ट लॉसेस डैमेजेस और दैट ऑर्डिनरी इंश्योरेंस मे कवर. नो, ठीक है, ये आपका इसका पार्ट नहीं होगा. ठीक है, सो बी एंड डी आर द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन था. अब देखो गाइस, यहां से आपको एक रेफरेंस मिला होगा. ऐसे ही आपके जो अलग अलग पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज के जो फीचर्स हैं, क्या कवर करता है, नहीं करता है. सो आई सजेस्ट कि गो फॉर दोज पर्टिकुलर वन. ठीक है, तो आप जैसे आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है, इसके अलावा जैसे आपका स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी है. ठीक है, इसके अलावा आपका स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर जो आपके बहुत सारे, ठीक है, कंट्री रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क, कंट्री रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क और कमर्शियल रिस्क. ठीक है, सो वी हैव टू टाइप ऑफ रिस्क. वन इज कंट्री रिस्क विच इज ऑल्सो नोन एज पॉलिटिकल रिस्क. ठीक है, कंट्री रिस्क इज जहां से बायर है उसकी कंट्री में कोई भी ऐसा चेंजेस, कोई रिस्ट्रिक्शंस या अदर्स, तो दिस बोथ द सिचुएशंस कम्स अंडर द कंट्री रिस्क. ये किस में आता है, आपका कंट्री रिस्क के अंदर आते हैं ये दोनों. ठीक है, और इसके अलावा कमर्शियल रिस्क इज ड्यू टू फेलियर ऑफ इंपोर्टर. जो इंपोर्टर है उसकी एबिलिटी नहीं है आपका पे करने का, दैट इज कमर्शियल रिस्क विच इज लिमिटेड टू द इंपोर्टर. और आपका कंट्री और पॉलिटिकल रिस्क इज रिलेटेड टू द बायर्स और इंपोर्टर्स कंट्री, जहां पे इंपोर्टर का भी कोई आपका मतलब ही कैन नॉट डाइवर्सिफाई दोस काइंड ऑफ सिचुएशन. वो कंट्री ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं तो वहां पे वो चीज आपका होगा. ठीक है, सो व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इज कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और रीपेमेंट डिफॉल्ट्स बिकॉज ऑफ इवेंट्स इन बायर्स और सेलर्स कंट्री. तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब इस क्वेश्चन का आंसर सबको आ जाएगा. सो इट इज अ केस ऑफ कंट्री रिस्क. ठीक है, तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में आपका डालेंगे, कंट्री रिस्क विच इज ऑल्सो नोन एज पॉलिटिकल रिस्क आपका. ठीक है, तो ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन. राइट, अच्छे से समझ लीजिए, दोबारा से पढ़िए, पढ़ोगे तब वो अंदर घुसेगा. ठीक है, तब वो चीजें आपको मेमोराइज होंगी. राइट, so the risk category known as country risk is concerned with the potential for export or payment default brought by the events in buyers or sellers country. It include जैसे क्या क्या आपका, जैसे political and social possibilities in the nations where the consumer or vendor is located that could impact the international trade. जैसे war situation है या trade restrictions है, embargoes हैं, ये सब आपके इसमें आते हैं. Country risk is the term used to illustrate the dangers associated with the particular country where the exporters operate or the buyer is based. These dangers may damage how smoothly international trade is operated and may result in export और पेमेंट्स प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो दैट इज द केस. समझ में आया. तो जैसे कोई वॉर सिचुएशन है या अदर आपका ट्रेड एम्बार्गोज हो जाते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस आपके लग जाते हैं पेमेंट्स के ऊपर, दीज काइंड, जहां पे मतलब बायर का कोई रोल नहीं है बट उसकी जो कंट्री है उसने आपके रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं जो सेलर की कंट्री है उसके ऊपर. सो दैट इज कंट्री रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क. राइट, नेक्स्ट वन, what role do a discretionary limit play in the context of ECGC policy and financial guarantee for bank. अब ये भी समझ में आ गया होगा सबको, डी आपका डीएल लिमिट के बारे में हमने बात किया. ठीक है, सो डीएल आपका डिनोट द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दैट द ईसीजीसी विल permit for any finance or export transaction. No bank can permit financing up to DL without seeking previous ECGC clearance, but they must do so for amount over the DL. बिल्कुल सही है. ठीक है, आपका ऑप्शन बी. The minimal level of risk नहीं, DL specify the deadline by which bank shall provide the ECGC with no. ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, तो डीएल लिमिट होता क्या और उसको कैसे यूज होता है ये हमने यहाँ पे बात किया. ठीक है, सो डीएल आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ईसीजी फाइनेंशियल गारंटी एंड रेगुलेशंस. DL stand for the highest level of cover that bank may provide financing for export transactions without first obtaining ECGC consent. In other words, banks are not required to seek individual approval from ECGC for each transaction.
in which they offer export credit or financing to exporters up to DL limit, okay, discretionary limit. However, if an exporter need more money than the DL, the bank must ask ECGC for permission before lending the extra money to that particular one, right? Next one. Which of the following ECGC guarantees is available to exporters who has sold product to an international buyer on the open account basis? ठीक है. So guarantee of packaging credit, guarantee for post shipments, गारंटी एक्सपोर्ट फाइनेंस, गारंटी फॉर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस. ठीक है. अब यहाँ पे लाइक पैकेजिंग प्री पैकेज नहीं, आपका पोस्ट शिपमेंट्स वन कैन बी दिस, और आपका गारंटी एक्सपोर्ट फाइनेंस बी और सी, डी में से एक होना चाहिए, डी आपका. ठीक है. गारंटी फॉर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज जनरली बेस्ड ऑन ओपन अकाउंट बेसिस. प्लीज डू रिमेंबर, ऐसे कंफ्यूजन होगा गाइस, बहुत सारी पॉलिसीज हैं. ठीक है. मतलब अगर आप गिनने पे जाओगे 25 से 30 पॉलिसीज मिल जाएंगे. ठीक है. बट आई एम नॉट सेइंग कि आप सबको याद करो. हाँ, जैसे जो मेजर आपके हैं उनको आप देख सकते हो, और उसने कैटेगराइज भी कर रखे हैं मेजर मेजर आपका. ठीक है. दी या आपके बुक के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर जितने हो उनको देखिए, दैट्स इट. ठीक है. So the export performance indemnity is a warranty provided by the Export Credit Guarantee Corporation to bank against any losses resulting from guarantee made by the bank on behalf of the ECGC exporter client. It is necessary to provide guarantees on behalf of exporter client to foreign purchasers for fulfillment of contract, bid bonds, equity and others. Right? So next one. Electronics are being sent to many nations by XYZ Enterprise, a global trading corporation. They recently signed an agreement to export a sizable number of electronic items to a buyer in country A. XYZ Enterprise face numerous dangers related to foreign trade as they begin this particular project. Which danger could XYZ Enterprise possibly face when sending electronics to a country A? कौन से, मतलब this is question which is based on risk in foreign trade, right? सीधा सीधा क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? क्रेडिट रिस्क हो सकता है. क्रेडिट रिस्क क्या हो गया आपका? इट इज कैटेगराइज्ड एज कमर्शियल रिस्क, जिसको हम दे रहे हैं, जो बायर है वो आपका डिफॉल्ट कर सकता है, राइट? लीगल रिस्क आपके हो सकते हैं. ठीक है. देयर आर सम चेंजेस इन रूल्स एंड रेगुलेशंस of buyer country or seller country, right? Country risk and political risk, major risk आपका है. ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आपके आ गए, एम्प्लॉय स्ट्राइक हो गई, अदर्स. फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आपका हो सकता है, अभी हमने डिस्कस किया था केस आपका. ठीक है. तो ये सारे ही हो सकते हैं. ठीक है. सो ऑल ऑफ दी अबव. ठीक है. तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? ऑल. ठीक है. डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, राइट? So a worldwide trading platform called XYZ Enterprise run a number of this. So they may face law changes, political risk brought on by the political unrest in the nation, operational risk brought on by the interruptions at various point, and foreign exchange brought on by the currency fluctuations. तो बहुत सारे ऐसे जो रिस्क आपका फेस किए जा सकते हैं. नेक्स्ट वन. Which ECGC insurance program cover bank loan made to exporters for production, processing, acquisition or packaging of commodities for export in response to firm order or letter of credit? ठीक है. तो किसमें होगा आपका ये? आपको ये याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन बनना चाहिए. रीजन क्या है? ये आपका पार्ट है, हमने जो आपका एक्सपोर्ट फाइनेंस है उसमें पढ़ा था, प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट. सो दिस इज द केस ऑफ प्री शिपमेंट, राइट? तो क्या होगा आपका? एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी, पोस्ट शिपमेंट्स, पैकेजिंग क्रेडिट इंश्योरेंस. ठीक है. तो किसमें आएगा आपका ये? पैकेजिंग क्रेडिट इंश्योरेंस. प्री शिपमेंट क्रेडिट इज ऑल्सो नोन एज पैकेजिंग क्रेडिट, जिसमें ये सब चीजें आपकी जो इसमें कवर होंगी. ठीक है. तो हम पैकेजिंग क्रेडिट, इसका टाइमलाइन होता है मैक्सिमम अप टू 90 डेज. तो अगर कोई बैंक उसको लोन दे रहा है तो उसको भी वो इंश्योरेंस करके अपने लिए रख सकता है, राइट? सो ECGC offer packaging credit insurance, a type of insurance that protect bank loan made to exporter for particular purpose associated with export activity like manufacturing this. तो अब देखो, बैंक के द्वारा पैकेजिंग क्रेडिट दिया जा रहा है, प्री शिपमेंट दिया जा रहा है 90 डेज के लिए,
उसका यहाँ पे इंश्योरेंस हो रहा है, ठीक है, दैट इज द, ठीक है, लिंक है आपका। Which of the following claim about ECGC policies is accurate? ECGC की policies के संबंध में कौन सा statement correct है, right? So the value of export made or financing approved by a bank is fully covered by ECGC. कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। There is no risk sharing basis for the insurance of any ECGC policy or financial guarantee. These are risk sharing based. ECGC insurance does not cover political risk. It cover political and country risk. Exporter or bank providing the financing split the loss experienced during the export or financial by ECGC standards. So D, I'll go with option D. ठीक है, so D will be right answer for this particular one. ठीक है, so ECGC policies and financial guarantee are offered on the risk sharing basis. ठीक है, so that's why option D was the right answer for this particular one. ठीक है, so thus the choice is appropriate. This indicate that the coverage offered by ECGC does not fully account for the value of export made or financing approved by the bank. Instead, the exporter or financing bank that accept the insurance or financial guarantee must share some of the loss experienced during the export or financing. Typically, ECGC offer coverage up to 90% of 90% to 95% of the value of the amount. ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे कवरेज रहता है, ठीक है। By encouraging the exporters and the financing bank to have a part of success of the export transaction, this, ठीक है। But in case of जो सॉफ्टवेयर थे उसमें क्या था आपका ये 80%, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, व्हाट रिस्क आर कवर्ड बाय शॉर्ट टर्म पॉलिसीज that ECGC provide to Indian exporter. Short term policies आपका, short term policies, short term export policy, right? So any government action or the imposition of restrictions by the buyer's country, it is, ठीक है, country risk, political risk cover होंगे, ठीक है। Product losses or damages, no, ठीक है। Negligence on the part of exporter or failure to comply with the conditions of export condition contract, no. The buyer's failure to secure the required import or exchange unauthorization from his country's authorities. Okay, तो यहाँ पे I'll go with option A only, ठीक है। So option A only. अच्छा, okay, B and D आपका क्वेश्चन क्या था? What risk are covered by the short term policies that ECGC provide? तो इन्होंने बोला है B और D, that means शॉर्ट टर्म पॉलिसी, इट शुड बी दिस, एक बार देख लेते हैं, चलो। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज ऑफर्ड बाय ECGC टू इंडियन एक्सपोर्टर टिपिकली कवर रिस्क एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल रिस्क एंड government actions that may have an impact on exporter transaction. This include government decision or restriction imposed by government of buyer's nation that can result in non-payment in acceptance. तो ये अगेन आपका क्या होगा? गलत होगा, माय बैड गाइस, ठीक है। तो ये आपका आइल ओनली वन आपका, बाकी के सब क्या है, जैसे प्रोडक्ट लॉसेस, डैमेजेस, negligence in the part of exporter, the buyer failure to secure the required import or exchange authorization from his country's authorities. So this is also problem from the buyer side, ठीक है। यहाँ पे कंट्री के कोई वो नहीं है, जो कंट्री के बेसिक गाइडलाइंस थी जो पहले भी थे अभी भी है, बट वो आपका जो बायर है वो उनसे कंप्लाई नहीं कर पा रहा, दैट इज द बायर्स प्रॉब्लम। सो ओनली ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब और इसी के ऊपर कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। Which of the following risk is covered by the short-term small exporters policy offered by bank by ECGC? तो अब देखो शॉर्ट टर्म हमने ये समझ लिया ना, स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी, कंट्री रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है। एक्सपोर्टर बैंकरप्सी, change in exchange rate, commercial risk that covered by the buyer's refusal to accept the goods without the exporter's fault, loss or damage is protect to this, ठीक है। सो क्या है क्वेश्चन आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज कवर्ड बाय द शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी है आपका, चेंज इन एक्सचेंज रेट, कमर्शियल रिस्क दैट कवर्ड बाय बायर रिफ्यूजल, दिस। तो ऑप्शन ए शुड बी राइट आंसर और सी, ठीक है। कमर्शियल रिस्क दैट कवर बाय बायर्स रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट गुड्स इन दिस, ओके, ठीक है। तो ये आप इसको एक बार देख लीजिएगा, आई इरेज दिस पर्टिकुलर वन आल्सो, ठीक है।
सो इट शुड बी सी आपका, क्योंकि पॉलिसी स्पेसिफिक है. सो कमर्शियल हैजर्ड्स विच इंक्लूड द बायर्स रिफ्यूजल एंड sorry goods without the exporter's fault is covered by the short term export small policy. ठीक है, ये फीचर है आपका पॉलिसी का. ठीक है, सो ये जिससे रिलेटेड आपका ECGC small this commercial risk such as scenarios where the buyer refused to take delivery of goods for reason outside of the exporter's control, so they generally get covered under this one. ठीक है, तो पॉलिसी टू पॉलिसी है गाइस. ठीक है, जैसे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ और आप भी इसमें कंफ्यूज होंगे. ठीक है, जैसे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इनको और ज़्यादा डिटेल में आपका देखने का जरूरत पड़ेगा, वैसे ही कहीं ना कहीं आपको भी इनको रिवाइज करने का जरूरत पड़ेगा. ठीक है, बिलीव में अगर आप इनको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तब ये आपके प्रैक्टिस से आपके याद रहेंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. विच डेंजर फ्रॉम द लिस्ट बिलो इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय ECGC. तो इनमें से कौन सा ECGC के द्वारा आपका कवर्ड नहीं होगा. ठीक है, बिजनेस रिस्क इज नॉट कवर्ड बाय ECGC. पॉलिटिकल रिस्क हो गए. The possibility that the purchaser will go insolvent, अभी हमने किया. The possibility मतलब commercial risk आपका हो गया. ठीक है, the possibility of cope in buyer's nation, commercial risk आपका covered होता है. ठीक है, ये covered नहीं होता. business risk is basically जो आपका day to day business चल रहा है. ठीक है, जैसे being an exporter, suppose that I'm running an organization, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में, जैसे कल के डेट में एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, तो इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे फॉर दैट पर्टिकुलर वन. वो हमारा मिसमैनेजमेंट था, उसकी वजह से हुआ. सो वो चीज आपका नहीं. यहाँ पे एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीजों को आपका कवर किया जाएगा, ना कि आपके डे टू डे बिजनेस के ऊपर आपका. ठीक है, सो बिजनेस रिस्क इज द कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल ऑफ द डेंजर्स दैट अ बिजनेस encounter on the daily basis, including market rivalry, competition हो सकता है, shift in customer taste, technical improvements, managerial choices. These risks are often handled by the company itself using a variety of tactics and risk management techniques. They are not particular to the international trade, so that they are not covered under this particular one. Right? Next one. What is the goal of exporter turnover policy? एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी. अब एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी किसके लिए आपका, ऐसे वैल्यू एक्सपोर्टर्स जिनका आपका एक्सपोर्ट अमाउंट क्या काफी बड़ा है, मतलब जो 10 जैसे हमने अभी डिस्कस किया था ना, 10 लाख से ज्यादा का प्रीमियम दे रहे हैं अदर्स. टू सपोर्ट स्मॉल एक्सपोर्टर नहीं. टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर फॉर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट शिपमेंट, एक्सपोर्ट टर्नओवर इट कैन बी. To safeguard exporters from payment risk associated with short term, it can no. To offer bank and other financial institution insurance for export financing. ठीक है, तो क्या होना चाहिए आपका, B should be right answer for this one. ठीक है, so ECGC export turnover policy intend to give exporter insurance protection against payment risk associated with particular export shipment. ठीक है, कोई particular export shipment को जहां पे कवर किया जा रहा है. It is intended to safeguard exporters when they conduct specific business transaction with certain foreign customers. The exporter can acquire insurance protection under this policy for export proceed connected to a particular cargo or export control, by ensuring that the exporter is safeguarded if the buyer default on the payment for the individual cargo. This coverage help to reduce the credit risk connected with that specific exports. ठीक है, तो एक्सपोर्ट स्पेसिफिक एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपका जो पॉलिसी जो कि ECGC के द्वारा दिया गया. ठीक है, नेक्स्ट वन. द इंडियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द क्रेडिट गारंटी कंपनी ECGC, credit guarantee company ECGC limited to enhance to encourage export. Which of the below stated statement about true about the मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ECGC? तो ECGC के जो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं वो उनके संबंध में. ठीक है, सो टू इंक्रीज एंड फैसिलिटेट द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियाज ट्रेड, बिल्कुल सही है. ठीक है, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू इंडियन एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क, टू प्रोटेक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट अनफोर्सीन लॉसेस, टू फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट बैंक फाइनेंस. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि बैंकों को हो रहा है प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, देन ओनली दे आर लैंडिंग द मनी. ठीक है, सो बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आपका करेक्ट लिखा है यहाँ पे. ठीक है, सो
2 and 3. So fourth, to facilitate ability of educate bank finance to Indian export. This should be also correct. ठीक है, एक बार इनको देख लेते हैं. ECGC main purpose is to provide credit insurance services to Indian exporter, protecting them against payment default by overseas buyer and ensuring them against political and commercial risk. अच्छा, इन्होंने इसका जो मेजर जो ऑब्जेक्टिव है ना, फ्रंट पेज जो है आपका ECGC का, उसके ऊपर क्वेश्चन दिया है. दे encourage exporter to take up international trade and provide them with a safety net in case of non-payment of other risk. Right? Next one. Which of the following risk is covered by the export credit insurance that ECGC limited offers? Which of the following risk is covered by export credit insurance that ECGC limited offers? Political danger brought on by the exporting nations, economic problems, the commercial risk of foreign buyers failing out business or becoming unable to make payments, the danger of delaying shipments, okay, market risk brought on by this. तो यहाँ पे तो दो रिस्क आपके कवर होने चाहिए. ठीक है, so this also by the export credit insurance, political dangers brought on by the exporting nations, commercial risk of the foreign buyers failing out business or becoming unable to make payments. A and B आपका दोनों होने चाहिए. तो वैसे ठीक है. So exporter are principally protected by the export credit insurance provided by ECGC Limited against the risk of non-payment or delayed payment by international purchasers, political risk resulting from economic obstacles. Export credit insurance does not immediately cover shipping risk connected with the delays in shipment of exported product. Market risk, which is not one of the main risk covered by the this particular one. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा क्या होना चाहिए था, which of the following risk is not covered. ठीक है, हम इसको कैसे बनाएंगे, not covered. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, forget this, your answer will be D. ठीक है, because rest 3 are covered under the ECGC policies. ठीक है, तो not covered आपका. ठीक है, so only option incorrect या जो इसकी पॉलिसी में कवर्ड नहीं होता है, दैट इज मार्केट रिस्क. ठीक है, नेक्स्ट वन. ओके, दिस इज इट. तो गाइस ये आपके कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं किसके ऊपर, मतलब आज की जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपका जो एक पोर्शन हमारा रह गया था ECGC या आपका रिस्क इन फॉरेन ट्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है अगेन. ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा चीजें. ठीक है, बहुत कंफ्यूजन है चीजों में, मतलब स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कंफ्यूज करने वाले हैं. ठीक है, हर जगह ऐसे ही होता है, बट यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप जब इनको पढ़ने बैठोगे तो आपको कैसे मिलेंगे, हर एक पॉलिसी के फीचर्स आपको सेम देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, बट छोटा सा एक स्लाइड सा डिफरेंस जो आपका एग्जाम का पॉइंट होगा और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप रिवाइज कीजिए. ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे मैं आपको PDF दे दूंगा, क्योंकि बार बार वीडियो देखना इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन, राइट. तो आप PDF के थ्रू इनको रिवाइज करते रहिए, तो उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, राइट. तो आज के लिए इतना ही करते हैं. अब नेक्स्ट सेशन जहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे विद मॉड्यूल बी, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल. ठीक है, सो रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है, सो मॉड्यूल बी इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट. तो रिस्क होता क्या है, देयर आर हाउ मेनी टाइप ऑफ रिस्क, ये बिजनेस लाइन या बैंकिंग बुक्स आप या जो आपके बैंकिंग बिजनेस आपका है उसका रिस्क कैटेगराइजेशन, ट्रेडिंग बुक है, बैंकिंग बुक है, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स हैं, वो कैटेगरी, बेजल की बहुत सारी गाइडलाइंस, जो सारी चीजें आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगी. ठीक है, और कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा. ठीक है, एंड कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको थोड़ा बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है, कोई भी टॉपिक सब टॉपिक आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं. आई विल कम अप विद जैसे अगर टॉपिक छोटा होगा तो उसके ऊपर एक छोटा सा सोल्यूशन मैं आपके बना करके दे दूंगा जिससे आपको आसानी हो सके. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं गाइस. This is it from my side. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.